यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं साइंस को। एनसीईआरटी क्लास 10th साइंस के लास्ट 5 ईयर के जो एमसीक्यूज है उन्हें आज की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि कई बार देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द एमसीक्यूज यहाँ पर रिपीटेड पूछे जाते हैं, यानी कि जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक से बार बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। सो आज का हमारा टारगेट होगा लास्ट 5 ईयर के जो एमसीक्यूज है उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, और साथ ही कुछ कंसेप्ट हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो डेफिनेटली आपकी जो एग्जाम आने वाली है उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। हम लोग टारगेट करेंगे, सबसे पहले हम लोग 2025 में जो एमसीक्यूज पूछे गए थे उन्हें कंप्लीट करेंगे, देन 24, और इस तरीके से हम लोग 2021 तक के सारे ही क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और पहला ही क्वेश्चन आपका रिएक्शन से पूछा गया है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो हर साल एग्जाम में एक रिएक्शन वाला क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक रिएक्शन पूछ रहा है, जहां पर आप देख रहे हो KOH प्लस H2SO4 का क्रिया करवाया गया, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक सल्फ्यूरिक एसिड की क्रिया करवाई गई है। इससे हमें क्या मिल रहा है? पोटेशियम सल्फेट और जल की प्राप्ति हो रही है। अब ये जो पूरी अभिक्रिया यहाँ पर हुई है, इस अभिक्रिया को क्या नाम दिया जाएगा? क्या ये कॉम्बिनेशन मेथड हो सकती है, संयोजन अभिक्रिया हो सकती है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया हो सकती है, ये डीकम्पोजिशन अपघटन मेथड हो सकती है, या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड हो सकती है? तो आपको याद होगा हमारे पास जो रिएक्शन है, 5 प्रकार से अपन रिएक्शन को डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ये जो अभिक्रियाएं होती है, ये जो समीकरण होती है, ये 5 अलग-अलग प्रकार की हो सकती है। ठीक है, अब जैसे मैं एक बहुत ही बेसिक, जैसे मैथ्स में आप a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला पढ़ते हो, सेम एज इट इज आप इन रिएक्शन के लिए भी सेम फॉर्मूला का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। जस्ट लाइक मैंने यहाँ पर लिया कि a+b मिलकर, कोई भी दो अलग अलग पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। जैसे वायुमंडल में कार्बन भी है, वायुमंडल में ऑक्सीजन भी है, ये दोनों मिलकर क्या बना रही है? CO2 को बना रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? H2O का निर्माण कर रहे हैं। मतलब कोई दो अलग अलग पदार्थ मिलकर किसी जब नए पदार्थ का निर्माण कर देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, या तो आप इसे संयोजन अभिक्रिया कह दो, हिंदी में आप इसे योगात्मक अभिक्रिया कह सकते हो, इंग्लिश में आप इसे क्या बोल सकते हो? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हो, एडिशन रिएक्शन बोल सकते हो। तो ये सबसे पहली और सबसे बेसिक रिएक्शन होती है कि A+B जब दो अलग अलग पदार्थ मिलकर किसी नए पदार्थ को बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। बस अब आप इसको क्या कर सकते हो? बैलेंस कर सकते हो। पहली रिएक्शन क्लियर हो गई। दूसरी, इसी का अपोजिट क्या हो जाएगा? जब आपने जोड़ा, आप उसको तोड़ भी सकते हो, तो दूसरी रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी? अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। अपघटन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को तोड़ना। जैसे कोई एक पदार्थ था, उसको हमने दो अलग अलग भागों में या मोर देन 2 पार्ट में हमने यहाँ पर तोड़ दिया। कोई भी एक चीज यहाँ पर थी, जस्ट लाइक CuCl2 कॉपर क्लोराइड यहाँ पर था, इसको आपने जब तोड़ा किसी भी अभिक्रिया के थ्रू, जस्ट लाइक कोई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के थ्रू, आपने इसको कॉपर प्लस क्लोरीन के अंदर यहाँ पर विभक्त कर दिया, डिवाइड कर दिया। दैट इज कौन सी मेथड यहाँ पर हो जाएगी? अपघटन मेथड यहाँ पर हो जाएगी। अपघटन को आप क्या करते हो? डीकम्पोजिशन कह सकते हो। ठीक है, कंपोजिशन मतलब ऐड करना, और डीकम्पोज करना मतलब कि उसको तोड़ दिया। तो योगात्मक अभिक्रिया समझ में आ गई, अपघटन अभिक्रिया समझ में आ गई। अब तीसरी अभिक्रिया समझो, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मतलब किसी को क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, डिस्प्लेस यहाँ पर कर दिया गया। तो देखो एक बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल यहाँ पर लेते हैं कि कोई एक चीज यहाँ पर है, AB+C की अभिक्रिया यहाँ पर हो रही है, कोई एक पूरा यौगिक है, वो किसी दूसरे के साथ जब क्रिया करेगा तो यहाँ पर क्या होगा? ए किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा? ए सी के साथ जाकर जुड़ जाएगा, और क्या अलग रह जाएगा? बी यहाँ पर अलग रह जाएगा। ठीक है, ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया है। अगर मैं इसको डबल डिस्प्लेसमेंट बनाना चाहूं, अगर मैं इसका द्विविस्थापन करना चाहूं, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ए बी यहाँ पर ले लिया, सी के साथ भी कोई एक यहाँ पर ले लो, तो ए क्या करेगा? सी के साथ जुड़ जाएगा, और बी किसके साथ जुड़ जाएगा? डी के साथ। ये हो गई सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड, और इसे क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। मतलब यहाँ पर केवल एक ही चीज का विस्थापन हुआ है, यहाँ पे दोनों ही चीजों का क्या हो गया? विस्थापन हो गया। ठीक है, तो नाम से बेसिक क्रिया समझ में आ रही है। अब ये वाली जो रिएक्शन हमारे सामने दे रखी है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, इसको आइडेंटिफाई करके बताना है। मतलब KOH हमको दे रखा है, मतलब यहाँ पर हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ए भी है, बी भी है। ठीक है, पोटेशियम के साथ कोई जुड़ा हुआ है। इधर H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर है, जब ये जुड़ेगा तो क्या बना देगा? K2SO4 पोटेशियम सल्फेट यहाँ पर बना देगा, और क्या अलग हो जाएगा? पानी यहाँ से अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर ये ए बी हो गया, यहाँ से क्या हो गया? CND हो गया, हाइड्रोजन के साथ क्या? सल्फेट है, तो ए सी के साथ जुड़ गया, बी डी के साथ जुड़ गया। मतलब ये जो अभिक्रिया है,
ये कौन सी अभिक्रिया हो गई? द्विविस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर हो गई। अब इसी तरीके से आप पहला वाला एग्जाम्पल भी देख सकते हो, फर्स्ट वाले एग्जाम्पल को भी अपन कंप्लीट कर लेते तो 4 रिएक्शन यहीं से हो जाएगी। जस्ट लाइक मेरे पास फेरस सल्फेट है, ठीक है, फेरस सल्फेट किसके साथ क्रिया कर रहा है? जस्ट लाइक इससे जो रिएक्टिव है उसके साथ आप कर सकते हो कि फेरस सल्फेट प्लस मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है। ये ए और बी हो गया, ये अपने साथ क्या हो गया? सी हो गया। तो यहाँ से क्या करेगा? मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव है, अति क्रियाशील है, ये सल्फेट को अपने साथ लेकर आ जाएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट यहाँ से बन जाएगा और लोहा अलग हो जाएगा। मतलब एक लास्ट वाला पदार्थ क्या होना चाहिए? अकेला रह जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अपना लोहा या फेरस जो है वो अकेला रह गया। तो ये जो विस्थापन है ये क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पर दोनों को अपने साथ ही मिल गए तो इसे क्या कहा जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर कहा जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये वाली जो रिएक्शन है ये कौन सी अभिक्रिया है? द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज ऐड हो जाती है कि द्विविस्थापन होने के साथ ये एक रिएक्शन और हो रही है। कैसे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस यहाँ पर होता है, क्षार यहाँ पर होता है। H2SO4 क्या है? एसिड यहाँ पर है। तो जब भी एक अम्ल और एक क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते? उदासीन कर देते। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया? K2SO4, सॉल्ट यहाँ पर बन गया, और क्या अलग हो गया? जल यहाँ से अलग हो गया। मतलब एक अम्ल और एक क्षार के रिएक्शन से हमें लवण और जल की प्राप्ति होती है, सॉल्ट प्लस वाटर यहाँ पर मिलता है। तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा उदासीनीकरण का प्रोसेस, ठीक है। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई। यहाँ से आंसर तो अभी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्या बोलता है क्वेश्चन? देखो, जो विलियन नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, वो कैसा हो चुका है? रेड हो चुका है। दैट मीन्स कि जो सॉल्यूशन था उसकी पीएच वैल्यू यहाँ पर क्या थी, ठीक है। अब हमारे पास ना एक छोटी सी ट्रिक है हिंदी के लिए, वो आपकी यहाँ पर काम कर जाएगी। सिर्फ आपको एक नाम याद रखना है, दैट इज अनिल। अनिल क्या करता है? अनिल में जो अ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? एसिड अम्ल को रिप्रेजेंट करेगा। अम्ल नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। यहाँ पर सेम चीज हो रही है कि आपका नीला लिटमस पेपर कैसा हो चुका है? लाल हो चुका है, यानी कि अम्ल कर पा रहा होगा। यानी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है? एसिडिक है। यानी कि जो आंसर है उसका जो पीएच वैल्यू है वो एसिड का पीएच वैल्यू होना चाहिए। और हमारे पास जो पीएच स्केल है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 14 तक यहाँ पर होती है। ये हो गया हमारा 7, ठीक है। अगर 0 से 7 के अंदर अंदर वैल्यू है दैट मीन्स वो एसिडिक है। 7 से आगे की वैल्यू है मतलब वो क्या हो जाएगा? बेस, क्षार यहाँ पर हो जाएगा। मतलब आंसर एसिड होने के लिए वैल्यू जो है 0 से 7 के अंदर ही होनी चाहिए। 7 हो गया तो क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। तो देखो 10 क्या हो जाएगा? बेस, क्षार यहाँ पर हो गया। 7 उदासीन न्यूट्रल यहाँ पर हो गया। 1 क्या हो गया? एसिड हो गया। और 8 क्या हो गया? 8 भी आपका वीक बेस, कमजोर क्षार यहाँ पर हो गया। तो यहाँ से जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अम्ल एक ऐसा अम्ल जिसने नीले लिटमस पेपर को लाल कर दिया, मतलब अनिल अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, तो वैल्यू कैसी होगी? 1 यहाँ पर होगी। पीएच अगर 1 है दैट मीन्स वो विलियन कैसा था? एसिडिक यहाँ पर था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड यहाँ पर होते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? ठीक है, जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ क्रिया कर लेते हैं, ठीक है। मतलब आप उसको अम्ल के साथ जोड़ दो, है ना, वो अम्ल के साथ भी क्रिया कर लेगा। जैसे उसको आपने H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दिया, वो कर लेगा। आपने कोई एक क्षार उठाया, क्षार के साथ उसको रिएक्ट करने को छोड़ा, तो वो क्षार के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। इसमें से मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पर हो सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड हो सकता है, जिंक ऑक्साइड हो सकता है, या सल्फर डाइऑक्साइड हो सकता है। तो देखो हमको पता है कि एक बेसिक कंसेप्ट होता है ना, अम्ल और क्षारीय ऑक्साइड्स निकालने का, कि जितने भी धातु यहाँ पर होते हैं, ठीक है, मेटल जब वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, पहले अम्ल क्षार का कंसेप्ट समझ लेते हैं तो उससे आपको उभयधर्मी भी समझ में आ जाएगा। जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, मतलब कोई भी मेटल जब धातु के साथ, कोई भी मेटल या कोई भी धातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो वो क्या करता है? अपने मेटल के ऑक्साइड्स बनाता है। और ये जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? क्षारी यहाँ पर होती है, ठीक है। ऐसे ही सेम एज इट इज हमारा नॉन मेटल यहाँ पर होता है, अधातु होती है। तो नॉन मेटल के ऑक्साइड यानी कि कोई भी नॉन मेटल, अधातु, कार्बन, कोई भी अधातु आप यहाँ पर ले लो, तो जब भी ये नॉन मेटल किसी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी या वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो ये अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स यहाँ पर होंगे ये कौन सी प्रवृत्ति के होते हैं? अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। इन्हीं मेटल और नॉन मेटल के ऑक्साइड को जब पानी के साथ क्रिया करवाई जाती है, ठीक है, इनको जब पानी के साथ क्रिया करवाई जाएगी, जैसे कि मेटल के ऑक्साइड है, इसको भी पानी के साथ क्रिया करवाई गई, तो यहाँ से किसका निर्माण होगा? ठीक है, क्षार का निर्माण होगा।
और यहाँ से किसका निर्माण हो जाएगा, नॉन मेटल में अम्ल का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो देखो अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं, ये मेटल के लिए हो गया, ये नॉन मेटल के लिए हो गया। मेटल के ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं, दो चीजें हो गई। बट कुछ एक्सेप्शनल केस ऐसे होते हैं जो अम्ल की, जिसके ऑक्साइड अम्ल की तरह भी व्यवहार करेंगे और क्षार की तरह भी व्यवहार करेंगे। तो इन चारों में से कौन सा बैठेगा, इन चारों में से आपका जिंक हो जाएगा, है ना। जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, ये उभयधर्मी होता है। उभयधर्मी कैसे, जैसे ये अम्ल के साथ भी रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, और ये क्षार के साथ भी रिएक्ट कर लेगा। कैसे करेगा, एक बार अपन देखते हैं। जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसको मान लो मैंने HCl के साथ क्रिया करवा दी, एसिड हमने यहाँ पर ले लिया, जिंक ऑक्साइड यहाँ पर अपन ले लेते हैं और इसको एक क्षार के साथ क्रिया करवाते हैं। ठीक है, कोई भी एक क्षार अपन यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, लाइक अपन NaOH को, सोडियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक क्लोराइड बन जाएगा। जब HCl एसिड के साथ क्रिया करेगा, ZnCl2 यहाँ पर बन गया और क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, मतलब ZnCl2 यहाँ से हो गया और यहाँ से क्या मिल जाएगा अपन को, सॉरी H2O मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो ZnO जिंक ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कराओ तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, सोडियम जिंकेट मिल जाएगा, यानी कि Na2ZnO2 यहाँ से मिल जाएगा आपको। ठीक है, यहाँ से जो अलग होगा वो क्या अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। मतलब इस अकेले जिंक ऑक्साइड ने क्या किया, अम्ल के साथ भी रिएक्ट करके दिखा दिया और क्षार के साथ भी रिएक्ट करके दिखा दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका उभयधर्मी। ठीक है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, मेटल है, धातु, उसके ऑक्साइड्स यहाँ पर हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ये आप देख सकते हो कौन अम्लीय प्रवृत्ति का होता है और कौन क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हो गई, SO2 यहाँ पर हो गया, P2O5 हो गया, ये सारे के सारे अम्लीय ऑक्साइड यहाँ पर हो गए। कॉपर ऑक्साइड हो गया, Fe2O3 हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्षारीय ऑक्साइड हो गए। अब उभयधर्मी में जिंक ऑक्साइड आ सकता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ सकता है, लेड ऑक्साइड यहाँ पर आ सकता है, क्रोमियम का ऑक्साइड आप यहाँ पर लिख सकते हो, एंटीमनी का ऑक्साइड आप यहाँ पर लिख सकते हो। ये सब क्या है, दोनों है, अम्ल के साथ भी रिएक्ट करेंगे, क्षार के साथ भी रिएक्ट करेंगे। अब कुछ न्यूट्रल भी होते हैं, जैसे पानी, न्यूट्रल ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO यहाँ पर हो गया, ये सब क्या हो गए, न्यूट्रल उदासीन हो गए। ठीक है, डन यहाँ तक। तो दूसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मस्तिष्क किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, मस्तिष्क किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सोचने के लिए, हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए, इन सभी के लिए। तो डेफिनेटली हमारा जो ब्रेन होता है हमारे शरीर की सारी प्रक्रियाओं को कंट्रोल करके चलता है। सोचने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गया, हृदय की धड़कन बनाने के लिए मेडुला रिस्पॉन्सिबल हो गया, बॉडी बैलेंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन आते हैं ये सब कहाँ से आते हैं, ब्रेन से ही आते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। सेम क्वेश्चन 2021 के पेपर में भी पूछा गया था, सेम ही क्वेश्चन था, ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम थे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में देखो ओवरी हो गया, यूट्रिस यहाँ पर हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया। वासा डिफरेंस किसके पार्ट में आ जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आ जाता है। तो कौन पार्ट नहीं होगा, तो सी वाला पार्ट नहीं होगा, बाकी तीनों ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ऑप्शन नंबर सी, तो स्पर्म को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है वो किसके कारण होता है, हमारा आई लेंस जो होगा उसकी फोकल लेंथ यहाँ पर चेंज होती रहती है। और क्यों चेंज होती रहती है, ताकि इजीली जो इमेज, जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब इजीली रेटिना पर बन पाए। तो उसकी फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो कौन कर पाता है, पुतली प्यूपिल कर पाएगा, रेटिना कर पाएगा, सिलियरी पेशियां, है ना, जिसे पक्षाभि पेशियां हिंदी में भी कहा जा सकता है, या फिर आइरिस यहाँ पर कर पाएगा। देखो अगर ऑप्शन वाइज डिवाइड करोगे तो आइरिस आपके आंख का जो कलरफुल हिस्सा होता है, जो ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, थोड़ा सा ब्राउन यहाँ पर हो सकता है, तो ये तो कलरफुल पार्ट यहाँ पर होगा। ठीक है, ऑप्शन वाइज डिवाइड कर रहे हैं। रेटिना, रेटिना आंख के पीछे वाला हिस्सा जहां पर हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्यूपिल कौन सा वाला हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा, प्यूपिल जो जस्ट आपकी आंख में जो एक सेंटर पॉइंट पर एक छोटा सा छिद्र आपको दिखाई देगा वो प्यूपिल यहाँ पर होता है। और कॉर्निया कौन सा हिस्सा होता है, एक ट्रांसपेरेंट, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जो इस पूरे हिस्से को क्या करके रखती है, कवर करके रखती है। ठीक है, तो अब फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो सिलियरी मांसपेशियां होती है, जैसे ये हमारी आई यहाँ पर हो गई। ठीक है, ये इसका फ्रंट वाला हिस्सा, यहाँ पर मान लो ये फ्रंट वाला हिस्सा, तो यहाँ पर पाई जाती है सिलियरी मसल, सिलियरी मांसपेशियां, जो क्या करती है, हमारे इसको लेंस को फोकस करने का कार्य करती है, फोकस दूरी को एडजस्ट करने का कार्य करती है।
तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सी। सिलियरी मसल्स जो होती है उसी के द्वारा नेत्र लेंस की मोटाई कम ज्यादा यहाँ पर होती है और वहीं से हमारा प्रतिबिंब जो है, एग्जैक्ट जो प्रतिबिंब होगा वो रेटिना पर बनेगा। ठीक है, तो ये 25 के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 2024 के कुछ क्वेश्चंस अपन स्टार्ट करेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 10th के हैं। देखिए Fe2O3 यहाँ पर हो गया। देखो अगला ही क्वेश्चन या पहला ही क्वेश्चन पेपर का कहाँ से पूछा गया है, अगेन हमारा रिएक्शन से पूछा गया है। तो इसको अपन कंप्लीट करते हैं कि यहाँ से हमारे पास Fe2O3 हो गया। जब ये एल्यूमिनियम के साथ क्रिया करेगा तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा, है ना, जो कि उभयधर्मी होगा। अभी अपन ने पढ़ा एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो अम्ल के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं और वो क्षार के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं। अब क्वेश्चन तो कुछ और पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। वापस से ऑप्शन देखो, कॉम्बिनेशन मतलब संयोजन अभिक्रिया है, मतलब दो चीजों को जोड़ा गया है। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दोनों ने साथ वालों को रिप्लेस कर दिया है। डीकम्पोजिशन मतलब दो चीजों को क्या कर दिया गया, एक जो वस्तु थी उसको दो भागों में तोड़ दिया गया। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक वस्तु को रिप्लेस कर दिया गया दूसरी वस्तु के साथ। तो बताओ, देखो अगर मैं इसको फॉर्मूला वाइज आपके रिएक्शन को फॉर्मूला में कन्वर्ट करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसने जब सी के साथ रिएक्ट करा तो ए सी के साथ जुड़ जाएगा और बी वाला जो हिस्सा है वो अकेला रह जाएगा। या फिर इसको नॉर्मल समझ लो कि ए ने सी के साथ जोड़ दिया, ये वाला हिस्सा अलग रह गया। ठीक है, या फिर आप इसको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखोगे जैसा ऊपर वाली रिएक्शन में हो रहा है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि यहाँ से हमारा क्या हुआ, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ जुड़ गया, मतलब बी जो है वो सी के साथ जुड़ गया और ए वाला हिस्सा क्या हो गया, यहाँ से अकेला रह गया। ये ए वाला हिस्सा यहाँ से अलग हो गया। और अगर ऐसा देखा जाए तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन लोहे से ज्यादा रिएक्टिव है, मतलब लोहा जो है इससे ज्यादा रिएक्टिव अपना क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, इसके ऑक्साइड को अपने साथ लेकर आएगा और लोहा यहाँ से पूरे तरीके से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये वाली चीज हो रही है, मतलब सिंगल चीज यहाँ पर बच रही है लास्ट में, है ना। सिंगल के साथ रिएक्शन यहाँ पर हुआ है तो इसे क्या कहा जाएगा, सिंगल डिस्प्लेसमेंट मेथड कहा जाएगा। या नॉर्मल अगर आप कहोगे कि विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया इसे अपन यहाँ पर कह सकते हैं। द्विविस्थापन तो कब होता, जब इसके साथ जो एल्यूमिनियम है इसके साथ एक और कुछ होता, एल्यूमिनियम क्लोराइड होता, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता और यहाँ से डी बन जाता, वो होता हमारा डबल डिस्प्लेसमेंट द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो गया ये कौन सा आंसर हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या फिर ये एक सिंगल विस्थापन अभिक्रिया यहाँ पर कहलाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी दवा अपच के उपचार में प्रयोग की जाती है। इंडाइजेशन के उपचार के लिए कौन सी दवा का प्रयोग किया जाता है, मतलब हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है, अपच यहाँ पर हो चुका है, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करोगे, दर्दनाशक जो एनाल्जेसिक होती है, एंटासिड हो सकती है, एंटीसेप्टिक हो सकती है। अब देखो जितनी भी एंटीबायोटिक दवाएं होती है वो बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए यूज की जाती है। दर्दनाशक आपके दर्द को कम करने के लिए प्रयोग की जाती है, एनाल्जेसिक दवाइयां। एंटासिड जो आपके पेट की अम्लीयता होती है उसको दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इंडाइजेशन के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो, एंटासिड का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। और एंटीसेप्टिक होता है कटे फटे घाव वगैरह पर जो है ना, वहां पर हम लोग एंटीसेप्टिक क्रीम वगैरह लगाते हैं, एंटीसेप्टिक दवाइयों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि इंडाइजेशन के लिए आप किसका प्रयोग कर सकते हो, भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो रहा है तो एंटासिड का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, लोहे की कढ़ाई यानी कि जो फ्राइंग पैन होता है को जंग से बचाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपकी जो लोहे की कढ़ाई वगैरह है उसके ऊपर कोई ना कोई लेयर चढ़ी होगी, ये तो कंटिन्यूस आप लोहे के बर्तन में खाना बना रहे, डेली उसको वॉश कर रहे हैं, साबुन वगैरह लगा रहे, है ना, डेली पानी के कांटेक्ट में आने की वजह से जंग लग सकती है ना, तो उस वाले को हम लोग फिर यूज नहीं कर पाएंगे। तो कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है, उसके ऊपर ग्रीस लगाया जा सकता है, उसके ऊपर पेंट किया जा सकता है, उसके ऊपर जिंक की लेयर चढ़ाई जा सकती है, उसके ऊपर क्रोमियम की परत यहाँ पर चढ़ाई जा सकती है। देखो अगर ग्रीस और पेंट लगा रहे, क्योंकि हम लोग सुबह शाम उसको यूज कर रहे हैं, डेली वॉश करेंगे, उसको गर्म करेंगे, है ना, अच्छे हाई टेम्परेचर पर हम उसमें खाना बना रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्रीस और पेंट क्या हो सकता है, हमारे खाने के साथ मिक्स हो सकता है जो कि हार्मफुल है। तो ग्रीस और पेंट तो अपन कैंसिल कर देंगे। किसकी परत चढ़ाना ज्यादा सही रहता है, जिंक की परत यहाँ पर चढ़ाई जा सकती है जो कि लंबे समय तक टिकती भी है। ठीक है, और उसमें खाना बनाना ठीक रहेगा। क्रोमियम की परत यहाँ पर हम नहीं चढ़ा सकते। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया कि आप क्या कर सकते हो, जिंक की कोटिंग उसके ऊपर कर सकते हो और अपने बर्तन को जो है इससे जंग से बचा सकते हो। ठीक है, बाकी अगर कोई दूसरा लोहे का होता तो उस पर ग्रीस और पेंट लगा सकते थे, बट
क्योंकि खाने के लिए आप बोला गया है, तो खाने में अगर ग्रीस और पेंट लगा है तो डेफिनेटली वो आपके खाने के साथ क्या हो जाएगा, जैसे आप उसको गर्म करोगे वो खाने के साथ मिक्स होना स्टार्ट हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो ग्रीस एंड पेंट बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता है। चलिए अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटानोन 4 कार्बन वाला यौगिक होता है। ठीक है, मेथेन, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये पूरी सीरीज आपने पढ़ी होगी हाइड्रोकार्बन कार्बन के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ब्यूट कौन से नंबर पर आता है, 4 नंबर पर आता है। तो इसने बोला है कि ब्यूटानोन 4 कार्बन वाला यौगिक है, मतलब इसमें कितनी कार्बन है, 4 कार्बन है। तो ब्यूटानोन के अंदर कौन सा क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। तो नाम से समझ में आ रहा है कि नाम में नॉन है। ठीक है, अब नॉन में कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, क्या एल्डिहाइड है, ये कीटोन है या फिर ये अल्कोहल है। ठीक है, तो देखो ये कीटोन समूह से बिलोंग करता है। अब ये कीटोन समूह कैसे बना और कैसे हमने आइडेंटिफाई करा, तो इन शॉर्ट थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि अगर मैं सिर्फ ब्यूटेन बोलती तो आप क्या लिखते, 4 कार्बन वाला यहाँ पर होता, C4H10 यहाँ पर हो जाता। यहाँ पर क्या पूछा गया, ब्यूटानोन, मतलब इसमें कौन से समूह को ऐड किया गया है, इसमें ऐड किया गया है कीटोन समूह को। ठीक है, अब कीटोन समूह कौन सा समूह होता है, ये होता है आपका कीटोन समूह। अब इसको बनाना है, दैट मीन सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला याद है क्या, C4H8O इसका फॉर्मूला होता है, 4 कार्बन परमाणु हो गए। और अगर आप इसको खोलकर लिखोगे तो कैसे लिख सकते हो, जस्ट लाइक CH3 यहाँ पर हो गया, CO यहाँ पर हो गया, CH2 यहाँ पर हो गया और ये CH3 हो गया। ठीक है, ये हमने इसको पूरा खोल दिया। ये किसका ना, ये किसका रासायनिक हो गया है ना, ये किसका फॉर्मूला यहाँ पर हो गया, ब्यूटानॉन का हो गया। ठीक है, कौन सा समूह इसके अंदर जोड़ रखा है, इसके अंदर हमने जोड़ रखा है कौन सा समूह, कीटोन समूह। कार्बोक्सिलिक तो नहीं हो सकता है। ठीक है, कोई एसिड की बात नहीं हो रही, ना ये कोई एल्डिहाइड समूह यहाँ पर होगा, ना ही ये कोई अल्कोहल समूह यहाँ पर होगा, किसमें कोई अल्कोहल समूह को यहाँ पर जोड़ रखा हो। ठीक है, OH समूह को जोड़ रखा हो। तो एक बार मैं आपको टेबल दिखाती हूँ सारी फंक्शनल ग्रुप की। ये देखिए, ठीक है, जैसे कि कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर हमको हैलाइड्स अगर जोड़ने होते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में, जैसे कि मेरे पास कोई भी ब्यूटेन यहाँ पर जोड़ा है, उसके अंदर मैंने क्लोरीन जोड़ दी। ठीक है, ब्रोमीन जोड़ दिया, आयोडीन जोड़ दिया, फ्लोरो यहाँ पर जोड़ दिया। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, जैसे कि मैंने क्लोरीन जोड़ी तो क्लोरोप्रोपेन यहाँ पर बन जाएगा, ब्रोमीन जोड़ा है तो ब्रोमोप्रोपेन यहाँ पर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग हैलाइड समूह को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, मतलब जो हेलोजन ग्रुप के मेंबर्स हैं उनको यहाँ पर जोड़ा जा सकता है। एल्कोहल में कौन सा समूह जोड़ता है, OH समूह यहाँ पर जोड़ता है। जैसे प्रोपेन में हमने OH समूह को जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपेनल बन जाएगा। ठीक है, अल साउंड यहाँ पर आएगा। ठीक है, ईथर में कौन सा समूह जुड़ता है, O समूह यहाँ पर जुड़ता है। जैसे अभी हमने बनाया मिथाइल इथाइल ईथर यहाँ पर बना दिया। एल्डिहाइड कौन सा समूह होता है, CHO समूह होता है, क्या लगता है, अल यहाँ पर लगता है, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, पेंटेनल, हेक्सेनल, इस तरीके से। और कीटोन अभी आपने बनाया ही पेंटेनोन है ना, 2 पेंटेनोन यहाँ पर हो गया, CO समूह यहाँ पर जुड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये फंक्शनल ग्रुप काम करते हैं। ओके, अगला देखिएगा, पाइरुवेट का अपघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखो अभी बहुत छोटी सी चीज यहाँ पर होती है कि हमारे पास है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 यहाँ पर हो गया। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म में जब इसका अपघटन होता है तो ये कितनी ग्लूकोज कितनी कार्बन में टूट जाएगा, 3 कार्बन के अंदर ये टूट जाता है। फिर 3 कार्बन परमाणु अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर सकती है, मतलब यहाँ से 3 अलग अलग प्रकार की रिएक्शन पॉसिबल है। मतलब सबसे पहले 6 कार्बन परमाणु किसके अंदर टूटते हैं, 3 कार्बन परमाणु पाइरुवेट में यहाँ पर टूटते हैं। क्या मिलती है, यहाँ से 3 कार्बन परमाणु पाइरुवेट में टूटकर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ से 3 रिएक्शन होती है ना, 3 बेसिकली रिएक्शन। एक तो ये हो गया अवायवीय श्वसन, अवायवीय यानी कि वायु की अनुपस्थिति में होना। दूसरा वायवीय श्वसन, एरोबिक श्वसन जिसे अपन कह सकते हैं, जो वायु की उपस्थिति में होना। और तीसरी जो रिएक्शन होती है वो होती है कि कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है। 3 तरीके से रिएक्शन पॉसिबल है। सबसे पहले ग्लूकोज जो है या भोजन जो है या 6 कार्बन के परमाणु 3 कार्बन परमाणुओं में यानी कि पाइरुवेट में टूटते हैं। ठीक है, ये पाइरुवेट यहाँ तक हो गया। फिर क्या होगा, इसका अपघटन होगा और अपघटन 3 तरीके से हो सकता है। तो अभी इसने पूछा है कि यदि CO2 जल और ऊर्जा बनती है तो ये प्रोसेस कहाँ पर होगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहली रिएक्शन अभी अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। जैसे कि 3 कार्बन परमाणु हैं, इनका विघटन हुआ, ये किस में टूट गए, CO2 में टूट गए, H2O में टूट गए और यहाँ से हमको ATP के रूप में ऊर्जा मिल गई। ये क्रिया कब होती है, ये क्रिया होती है वायवीय यानी कि हवा की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये प्रोसेस हमारी कंप्लीट होती है। जस्ट लाइक कि आपके पास ग्लूकोज है, C6H12O6 हो गया, वायु की उपस्थिति में ये टूटेगा।
ठीक है, CO2 H2 और ATP का निर्माण होगा। तो ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाली प्रोसेस आपकी कंप्लीट होगी। ठीक है, जहां पर पर्याप्त मात्रा में क्या उपस्थित होगा? ऑक्सीजन उपस्थित होगा। ठीक है, तो देखो ये वाली रिएक्शन हो गई, CO2 H2O, और आपके शरीर के लिए क्या मिल जाती है? यहाँ से एनर्जी मिल जाती है। CO2 को वापस से बाहर हमारा शरीर रिलीज कर देता है। कहाँ पर संपन्न होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में ये वाली प्रोसेस संपन्न होगी। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ये कौन सा श्वसन है? ये वायवीय श्वसन है, एरोबिक श्वसन यहाँ पर है। अब दूसरा अपन देख लेते हैं अवायवीय श्वसन। मतलब वही ग्लूकोज पहले 3 कार्बन परमाणुओं में टूटेगा, 3 कार्बन मॉलिक्यूल में टूटेगा, कुछ एनर्जी मिलेगी और फिर वायु की अनुपस्थिति में इसको क्रिया करवाई जाएगी। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल में, C2H5OH में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको CO2 मिल जाएगी और यहाँ से आपको एनर्जी मिल जाएगी। ये प्रोसेस किस में कंप्लीट होती है? तो ये प्रोसेस होती है, ये प्रोसेस किसके अंदर देखी जाती है? तो ये प्रोसेस होती है यीस्ट में। यीस्ट में इस तरीके की प्रोसेस कंप्लीट होती है। और O2 की कम मात्रा में, अगर O2 की उपस्थिति कम है, मतलब बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल अवेलेबल है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लैक्टिक एसिड के अंदर और यहाँ से आपको मिल जाएगी एनर्जी। जब आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आपके शरीर से जितनी मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही है, पर्याप्त मात्रा में आपकी मांसपेशियों को उतनी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। तो उस केस में आपके शरीर में क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपको महसूस होती है थकान। ठीक है, तब इसने ये पूछा था कि पायरुवेट का अपघटन होकर यदि CO2 जल और ऊर्जा बनते हैं तो वो कहाँ पर बनेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनेंगे। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? अवायवीय श्वसन होगा तो वो कहाँ पर होता है? यीस्ट के अंदर होता है। ठीक है, और O2 की उपस्थिति कम है। ठीक है, कम मात्रा में ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ये प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होगी? तो हमारी जो मांसपेशियां होती है, हमारी जो मसल सेल होती है, उसमें इस तरीके की प्रोसेस कंप्लीट होती है जब हैवी एक्सरसाइज करी जाती है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, 3 तरीके से ये रिएक्शन होती है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, ये तीनों रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। दो न्यूरॉन के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? हमारे शरीर में न्यूरॉन्स होते हैं जो सिग्नल भेजने का कार्य करते हैं, है ना? शरीर के अलग अलग हिस्सों से सिग्नल को लेते हैं। ठीक है, ब्रेन से सिग्नल को लेंगे और अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाएंगे। तो जो बीच की दूरी है उसे क्या कहा जाएगा? बीच का जो खाली स्थान होता है, कि जैसे लाइक एक न्यूरॉन से दो न्यूरॉन के बीच की जो दूरी है, इसे अपन क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब एक बार अपन डायग्राम से समझ लेते हैं कि कौन से ऑप्शन का मीनिंग क्या होता है। जस्ट लाइक कि अभी एक न्यूरॉन आपके सामने, ऐसे ही कई हजारों लाखों न्यूरॉन जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरा एक न्यूरॉन बॉडी यहाँ पर हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? तो न्यूरॉन को यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, जैसे शरीर की इकाई कोशिका हो गई, वैसे ही हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या हो जाएगी? आपकी न्यूरॉन यहाँ पर हो जाएगी। अब न्यूरॉन में सबसे पहला भाग आप देखो, है ना, यहाँ से इसकी स्टार्टिंग होगी। ये होते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, डेंड्राइट्स होते हैं, ये क्या करते हैं? ये बेसिकली क्या करते हैं? आवेगों को ग्रहण करते हैं। आवेग बोले तो ये क्या करते हैं? सिग्नल को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, सिग्नल को एक्सेप्ट करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? हल्की हल्की पतली बालों जैसी संरचना होती है, ये डेंड्राइट्स होते हैं। यहाँ से सिग्नल आएगा, ये सेल बॉडी होती है, मतलब ये पूरा का पूरा कोशिका शरीर है। ये पूरा का पूरा क्या है? कोशिका शरीर है। ठीक है, सिग्नल यहाँ से आते हुए कोशिका के अंदर एंटर करेंगे, ये इसका न्यूक्लियस हो गया। यहाँ से होते हुए, है ना, जो कोशिका अपना कार्य करती है पूरा कार्य करेगी और यहाँ से सिग्नल को कहाँ पर भेजेगी? ये बेसिकली एक बस है। इस बस को क्या कहा जाता है? इस बस को कहा जाता है एक्सोन। तो सिग्नल इसमें बैठकर इस जो एंड है ना, इस बॉडी का जो एंड है, यहाँ पर एक्सोन टर्मिनल जो है यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, अब पहुंचते किस तरीके से? क्योंकि देखो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सिग्नल को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो सिग्नल अभी क्या हो चुका है? बस के अंदर बैठ चुका है। ठीक है, सिग्नल बस के अंदर बैठ चुका है और इस प्रकार की जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को क्या कहा जाएगा? एक्सोन कहा जाएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज आ जाती है माइलिन शीट। तो माइलिन शीट का मतलब क्या होता है? ये लिखा हुआ है माइलिन शीट। बेसिकली इसके ऊपर ना फैटी फैटी कोटिंग यहाँ पर चढ़ी हुई रहती है, मतलब हिंदी में कहूँ तो वसायुक्त परत यहाँ पर चढ़ी हुई रहती है। ये वसायुक्त जो परत होती है वो बेसिकली क्या करती है? इम्पल्स को थोड़ा सा बूस्ट कर देती है, जो सिग्नल आया है उसको थोड़ा सा बूस्ट कर देती है ताकि उसके अंदर अच्छे से मूवमेंट हो पाए, अच्छा सा वो फास्ट हो पाए, ताकि जल्दी से वो टर्मिनल तक पहुंच जाए। ठीक है, एक्सोन कंप्लीट हो गया, डेंड्राइट्स कंप्लीट हो गए। डेंड्राइट सिग्नल को एक्सेप्ट करने वाला,
सेल बॉडी, इसके अंदर सोमा यहाँ पर भरा हुआ रहता है, कोशिका द्रव यहाँ पर भरा हुआ रहता है, तो वो सिग्नल कहाँ पर जाएगा, एक्सोन तक जाएगा। एक्सोन एक प्रकार की बस, एक प्रकार का लंबा सा तंत्रिका सिस्टम ही आप समझ लो, उसके अंदर सिग्नल जाएगा और कहाँ तक पहुंचेगा, टर्मिनल तक पहुंचेगा। इन सबके ऊपर माइलिन शीट की कोटिंग चढ़ी हुई रहती है, फैट वसा की ये परत होती है जो इम्पल्स को बूस्ट करती है। ठीक है, उसके बाद जो बीच में आपको गांठों जैसी संरचना यहाँ पर दिखाई दे रही है, बीच में जो खाली स्थान दिखाई दे रहे हैं, इन्हें रेनवियर नोड यहाँ पर कहा जाता है। रेनवियर के नोड क्या करते हैं, जस्ट लाइक कि ये सिग्नल को जंप करवाने में मदद करते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि बीच में गठान है तो सिग्नल यहाँ से पहुंचता है और जैसे ही इस नोड पर आएगा, जैसे ही गांठ पर आएगा, वो थोड़ा सा जंप करने की कोशिश करेगा। तो जैसे उस सिग्नल ने जंप किया, उसको और बूस्ट मिल जाएगा, और एनर्जी मिल जाएगी, ताकि जल्दी जल्दी वो कहाँ तक पहुंच पाए, इस टर्मिनल तक पहुंच पाए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई सारी चीजें जो जो भी डायग्राम में लिखी हुई है। डेंड्राइट से गए, सेल बॉडी से होते हुए एक्सोन पर पहुंचे, यहाँ पर माइलिन शीट लगा हुआ है सबके ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अपने रेनवियर के नोड से जंप करते हुए सिग्नल हमारा कहाँ पर पहुंच गया, एक्सोन टर्मिनल तक पहुंच गया। टर्मिनल के एंडिंग पर जैसे ही सिग्नल आएगा, तो अभी तक सिग्नल कौन से फॉर्म में था, रासायनिक फॉर्म में था, केमिकल फॉर्म में था। अब अगला वाला जो तंत्रिका तंत्र या अगला वाला जो हमारा पूरा ये सिस्टम है इसी प्रकार का, ये इसके आगे लगा हुआ है, मतलब यहाँ पर डेंड्राइट्स है, यही वाला सिस्टम इसके पीछे की साइड ऐड है। तो यहाँ से जो थोड़ी सी गेप होगी, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से चिपके हुए नहीं रहते हैं, इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गेप यहाँ पर होती है, तो उसे ही अपन क्या कहते हैं, उसे ही अपन कहते हैं यहाँ पर सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ से सिग्नल क्या होता है, विद्युत आवेग के द्वारा, मतलब बिना एक दूसरे को टच किए, है ना, इलेक्ट्रिक सिग्नल के द्वारा एक एक्सोन टर्मिनल से दूसरे कहाँ पर, डेंड्रॉइट में एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यही पूछा गया था कि जो खाली स्थान है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इस खाली स्थान को जाना जाता है सिनेप्स के नाम से। ठीक है, डन, यहाँ तक हो गई सारी चीजें, समझ में आ गया, डेंड्राइट समझ में आ गया, जो कोशिका बॉडी आपको समझ में आ गई, न्यूक्लियस हो गया, एक्सोन यहाँ पर हो गया, माइलिन शीट हो गया, एक और नाम बचा है श्वान सेल करके। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, ये माइलिन शीट को पूरा कवर करके रखता है। माइलिन शीट को जो प्रोटेक्शन देता है वो कौन देता है, श्वान सेल यहाँ पर देता है। ठीक है, बोल सकते हैं कि माइलिन शीट का पूरा कवर करने का कार्य कौन करता है, श्वान सेल जो होता है वो इसको कवर करने का कार्य करता है। देखो अब देख लो कि दो हमने क्या करे हुए, नर्व सेल जो है उनको क्या कर रखा है, आपस में जोड़ रखा है। ये एक पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र हो गया, ये दूसरा सिस्टम यहाँ पर हो गया। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं रहते, बट फिर भी इस सिग्नल, ये जो एक्सोन टर्मिनल यहाँ पर होगा, यहाँ से दूसरे वाले डेंड्रॉइड तक क्या जाएगा, सिग्नल जाएगा। तो वो किसके द्वारा जाएगा, विद्युत आवेगों के द्वारा यहाँ पर जाएगा, या फिर आप इसको न्यूरो यहाँ पर कह सकते हो कि विदाउट टच किए ये एक सिग्नल को, है ना, यहाँ से एंड होते हुए दूसरे की स्टार्टिंग पर भेज देगा। फिर यहाँ पर जहां पर अगर आगे और कनेक्ट होना होगी तो और अपने न्यूरॉन्स कनेक्ट हो जाएंगे, नहीं तो क्या होगा कि सिग्नल को बॉडी के जिस अंग तक पहुंचाना है उस अंग पर जाकर ये सिग्नल को छोड़ देगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पूरा तंत्रिका तंत्र यहाँ पर कार्य करेगा। ओके, चलिए अब आगे आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का पेपर कंप्लीट होता है, 23 के कुछ क्वेश्चन अपन कंप्लीट करेंगे। देखो पूछा क्या गया है, कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है, तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया है। आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर है, आप इसको पानी के साथ क्रिया करवाओ। ठीक है, क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर बन जाएगा। जब ये अभिक्रिया होती है, जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है, तो अधिक मात्रा में क्या निकलती है, उष्मा रिलीज होती है। जब बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पर उष्मा रिलीज होगी तो उसे क्या बोला जाएगा, है ना, उसे बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो का मतलब क्या होता है, हमारे एक्स को जीवन से क्या कर देना, रिलीज कर देना। जो भी हमारे एक्स से बिल्कुल उनसे कनेक्शन तोड़ लो, उनको हमारी लाइफ से रिलीज कर दो, तो जब भी ये रिएक्शन होगी क्या होगी, उष्मा निकलेगी, है ना, तो इसे क्या कहा जाएगा, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाएगा, या फिर एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप यहाँ पर कह सकते हो। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर हो गया, ये पानी के साथ क्रिया कर रहा है, मतलब इसे आप क्या कहते हो, क्विक लाइम कहते हो। ठीक है, क्विक लाइम जब पानी के साथ क्रिया करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर निर्मित होगा, स्लैग्ड लाइम यहाँ पर आपका बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है, आराम से हो जाएगा। उष्मा शोषी क्या होता है, मतलब वो अभिक्रिया कंप्लीट होने के लिए क्या करेगी, उसको उष्मा की जरूरत पड़ेगी। जस्ट लाइक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस यहाँ पर होती है, CO2 होता है, H2 होता है, इसको सनलाइट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मतलब उष्मा की जरूरत पड़ी, इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने के लिए वायुमंडल से या वातावरण से क्या चाहिए, उष्मा चाहिए, तो इसे कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। उदासीनीकरण कब होता है, जब एक एसिड और एक बेस रिएक्शन करके किसका निर्माण करते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन कब होती है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया क्या होती है, या तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर रहा हो,
या फिर हाइड्रोजन को रिड्यूस कर रहा हो, या फिर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर रहा हो और हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर रहा हो, तो उसे कहा जाता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन प्रोसेस या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं में नहीं पाया जाता है? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो मेटल में नहीं होती है? ठीक है, विद्युत चालकता, धातुएं विद्युत की चालक होती है। डक्टिलिटी, धातुएं तन्य यहाँ पर होती है, पतले पतले तारों में उसको ढाला जा सकता है। ब्रिटलनेस, की धातुएं इजीली टूट जाती है, भंगुरता, ब्रिटलनेस उसके अंदर होती है। तो नहीं, ये वाला गुण किसका है? ये वाला गुण यहाँ पर नॉन मेटल का है कि अधातुएं जो होती है, नॉन मेटल जो होती है, वो भंगुर ब्रिटल यहाँ पर होती है। और आघातवर्धनीयता, मेलिबिलिटी का गुण इसके अंदर पाया जाता है, आघातवर्धनीय होती है, तो ये भी किसका गुण है? मेटल का गुण है। तो कौन सा गुण धातु में नहीं पाया जाता है? तो ब्रिटलनेस नहीं पाई जाती है, मेलिबिलिटी हो गई, डक्टिलिटी हो गई, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो गई, ये सारे गुण किसके हैं? धातुओं के यहाँ पर हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की प्रोसेस यहाँ पर होती है, मतलब एक श्वसन की, रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होगी वो किस प्रकार की होगी? ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन है, ये उत्सर्जन है। उत्सर्जन मतलब एक्सकर्शन प्रोसेस हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार से अवशोषण की प्रोसेस हो सकती है। देखो, श्वसन की जो प्रोसेस होती है वो किस प्रकार की प्रोसेस होगी, आप खुद बनाओ, है ना, अपनी नॉर्मल रेस्पिरेशन की प्रोसेस को कंप्लीट करो, किस प्रकार से आप इसको कंसीडर करना प्रेफर करोगे? जैसे अभी अपन ने कोशिकीय श्वसन की प्रोसेस करी थी, ठीक है, तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, हमको एनर्जी मिलती है, कब? जब ये ऑक्सीजन का प्रयोग करती है। ठीक है, तो श्वसन की प्रोसेस में क्या किया जाता है? भोजन का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा, जस्ट लाइक अभी अपन ने किया ही था, C6 जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही थी, C6H12O6 यहाँ पर हो गया, हमने ऑक्सीजन का प्रयोग किया, इससे हमने किसको बनाया? CO2 को बनाया, H2O को बनाया, और यहाँ से हमको ATP के फॉर्म में क्या मिल गई? ऊर्जा मिल गई। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ, मतलब ऑक्सीजन का योग यहाँ पर हुआ, तो ये ऑक्सीकरण की प्रोसेस यहाँ पर हो गई। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये कौन सी प्रोसेस है? ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। इसके अलावा इसे आप क्या नाम दे सकते हो? इसे आप एक्सोथर्मिक भी दे सकते हो। एक्सोथर्मिक मतलब उष्माक्षेपी अभिक्रिया कह सकते हो, क्योंकि जब ये अभिक्रिया हुई, इसने क्या करा? एनर्जी को रिलीज करा, है ना, वातावरण में एनर्जी को रिलीज करा। दैट मीन्स ये कौन सी प्रोसेस हो गई? आपकी एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो गई। तो कई सारे नाम यहाँ पर एक अभिक्रिया के एक से ज्यादा नाम हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है ना, सिर्फ इन 5 साल के पेपर की बात करूं तो 2 बार पूछा जा चुका है। अमीबा में किस प्रकार का प्रजनन यहाँ पर होता है? अमीबा जो अपना रिप्रोडक्शन करते हैं वो किस तरीके से करते हैं? बडिंग, स्पोर, बाइनरी फ्यूजन या फिर बहुखंडन के द्वारा करते हैं? तो हमेशा याद रखना कि अमीबा में जो प्रजनन यहाँ पर होगा वो कौन सा वाला होगा? द्विविखंडन यहाँ पर होगा, मतलब बाइनरी फिजन यहाँ पर होगा। बाइनरी फिजन कैसे? जैसे लाइक ये आपका अमीबा है, ठीक है, ये क्या करेगा? द्विविखंडन यहाँ पर करता है, मतलब इसके जब क्या बोलेंगे, अपने जो डॉटर सेल होगी वो 2 यहाँ पर बनेगी, इन 2 से फिर 4 का निर्माण होगा, 4 से 8 का निर्माण होगा, है ना। बाइनरी का मतलब यही होता है कि 0 और 1, बाइनरी फॉर्म जो अपन कंप्यूटर में देखते हैं 0 और 1 होता है। तो अमीबा किस तरीके से प्रजनन करता है? द्विखंडन के द्वारा या बाइनरी फ्यूजन के द्वारा ये प्रजनन करता है। ऐसे ही सेम लेशमानिया भी होता है, ठीक है, ये भी कैसे प्रजनन करता है? तो ये भी बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही प्रजनन करता है, मतलब एक अमीबा 2 संतति को यहाँ पर उत्पन्न करेगा, इस तरीके से इनका आगे का रिप्रोडक्शन होगा। तो कली के द्वारा कौन करता है? कली के द्वारा आपका करेगा, या जिसे अपन बडिंग कहते हैं, तो जो जितने भी यीस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? कली के द्वारा, जैसे ये अपना यीस्ट हो गया, इस पर एक कली लगी, ठीक है, इस तरीके से इसके ऊपर एक बर्ड आया, इससे ये जब इससे अलग होगा तो ये अपने आप में एक न्यू संतति बन जाएगी, तो इस पर इस तरीके से बर्ड निकलते हैं और वो इस तरीके से नई संतति को उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके कॉमन एग्जाम्पल अपन यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बचा है? स्पोर। स्पोर के द्वारा जो प्रजनन करता है वो कौन कर पाएगा? स्पोर के द्वारा जो जनन होता है वो कौन कर सकता है? जैसे आपने राइजोपोरस का नाम सुना होगा, है ना, राइजोपोरा जो हो गए वो इसी तरीके से प्रजनन करते हैं। और कोई एग्जाम्पल इसका? फंगस। फंगस भी क्या करते हैं? अपने स्पोर्स को रिलीज करते हैं और इसी के थ्रू वो क्या करते हैं? नई संतति को उत्पन्न करते हैं। बहुविखंडन जो होता है, मल्टीपल फ्यूजन जो होगा वो किसके अंदर होगा? मतलब एक से ही कई सारी संतति उत्पन्न हो सकती है ना, कि कई बार इसमें नाभिक कई बार विभाजित होकर नई नई कोशिकाओं में टूटकर नई संतति को ये उत्पन्न कर देगा, यानी कि जो मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है वो किसमें हो सकती है? तो प्लाज्मोडियम आप एक एग्जांपल यहाँ पर ले सकते हो, ठीक है, प्लाज्मोडियम का एक एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हो। प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फ्यूजन की प्रोसेस होती है। बाइनरी फ्यूजन किसमें हो जाएगा? अमीबा में यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बच रहा है? स्पोर्स। स्पोर्स के थ्रू कौन करेगा? तो फंगस आप यहाँ पर लिख लो,
ठीक है। और जो बडिंग की प्रोसेस होगी वो किसके अंदर होती है, बडिंग की प्रोसेस यहाँ पर यीस्ट के अंदर होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। और किसके अंदर होती है, तो हाइड्रा में भी होती है। ठीक है, तो लगभग सबके दो दो एग्जाम्पल अपने पास है कि बर्डिंग यीस्ट और हाइड्रा जो होते हैं बर्ड के थ्रू यहाँ पर नई संतति को उत्पन्न करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है। तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होती है इन्फिनिटी यहाँ पर होती है। ठीक है, बड़े से कांच से गोलाकार दर्पण से उसको काटा जाता है, तो इन्फिनिटी वक्रता त्रिज्या, अगर वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी तो डेफिनेटली फोकस दूरी भी कितनी होगी, इन्फिनिटी यहाँ पर हो जाएगी। क्योंकि अगर अपन देखते हैं तो वक्रता त्रिज्या ट्वाइस ऑफ फोकस दूरी होता है, अगर वक्रता त्रिज्या इन्फिनिटी है तो फोकस भी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, अनंत यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, फोकस दूरी अनंत हो गई। प्रतिबिंब सेम साइज का बनता है, सेम आकार का यहाँ पर बनता है, वस्तु जितनी दूरी पर है प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनेगा, प्रतिबिंब आभासी एंड सीधा यहाँ पर बनता है। ठीक है, प्रतिरोध की इकाई, रेजिस्टेंस की इकाई क्या कहलाती है, तो रेजिस्टेंस की इकाई क्या हो जाएगी, ओम यहाँ पर हो जाएगा। ओम के नियम को अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ओम का नियम हम लोग यहाँ से निकालते हैं, आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी बाय आई यहाँ पर हो जाएगा, जहां पर वी आपका वोल्टेज हो जाएगा, आई आपका क्या हो जाएगा, करंट हो जाएगा। कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। तो जब आप ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसे अपन क्या कहते हैं, प्रतिरोध यहाँ पर कहते हैं, रेजिस्टेंस यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ से जो रेजिस्टेंस का मात्रक निकल कर आता है वो क्या हो जाएगा, आपका ओम हो जाएगा। वोल्ट किसका मात्रक होता है, वोल्टेज का मात्रक होता है। ठीक है, वॉट किसका मात्रक होता है, पावर, शक्ति का मात्रक यहाँ पर होता है। ओम किसका मात्रक हो गया, रेजिस्टेंस का हो गया। और एम्पियर किसके लिए अपन यूज करते हैं, करंट के लिए यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है, डन। चलो अगला देखिएगा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाले उपकरण, हमने इलेक्ट्रिसिटी दी उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा किया जाता है, अमीटर तो करंट को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अमीटर किसका यूज करता है, मतलब करंट अगर चेक करना है तो अमीटर के थ्रू यूज करेंगे, वोल्ट मीटर के थ्रू वोल्टेज को मेजर करेंगे। अमीटर को हमेशा किस में लगाना चाहिए, सीरीज में लगाना चाहिए। वोल्ट मीटर को किस में लगाना चाहिए, हमेशा पैरेलल में, समांतर में यहाँ पर लगाना चाहिए। ठीक है, तभी वो एग्जैक्ट वोल्टेज को मेजर करेगा। ये बेसिक चीजें हो गई, अमीटर गलत हो गया। विद्युत जनरेटर का प्रयोग किया जाता है क्या, कि जो विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेगा, यांत्रिक ऊर्जा में यहाँ पर कन्वर्ट करेगा। ठीक है, विद्युत मोटर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और गैल्वेनोमीटर बेसिकली यहाँ पर क्या करता है, वही छोटी मात्रा में भी करंट को मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। अब इसने बोला है कि हम विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं, वो उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पर कौन कर सकता है, विद्युत मोटर कर सकता है। कौन से कंसेप्ट पर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पे, लेफ्ट हैंड रूल के ऊपर ये कार्य करता है। जनरेटर इसी का उल्टा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ये कौन से कंसेप्ट के ऊपर कार्य करता है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के ऊपर ये कार्य करता है, राइट हैंड रूल के ऊपर ये कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अभी इसने विद्युत को यांत्रिक में पूछा था, तो आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत मोटर, इलेक्ट्रिक मोटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि पारिस्थितिकी तंत्र में जो मनुष्य होता है वो किस प्रकार का, पूरे अगर इकोसिस्टम की बात करें, फूड चेन, वुड वेब की बात करें, तो उसमें जो मनुष्य है वो कौन सी कैटेगरी में आएगा। क्या मनुष्य उत्पादक हो सकता है, उत्पादक तो केवल और केवल प्लांट्स, पेड़ पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, जो सनलाइट का यूज करके क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। तो प्रोड्यूसर तो वही है, स्टार्टिंग जो हो रही है वो वहीं से हो रही है। शाकाहारी, वेजिटेरियन, जो केवल इन पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं, जैसे हिरण और कुछ ऐसे शाकाहारी जीवों को आप ले सकते हो। मांसाहारी केवल मांस को यहाँ पर खाएंगे। ओमनिवोरस जो शाकाहारी मांसाहारी दोनों चीजों का जो है वो सेवन करेंगे, जस्ट लाइक कि वो वेज पेड़ पौधों को भी खाएंगे, प्लस यहाँ पर नॉन वेजिटेरियन भी होंगे, तो उसमें आप कंसीडर कर सकते हो ह्यूमन, डॉग एंड इन सबको। ठीक है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कि कौन सी कैटेगरी में आएगा, ये सर्वाहारी ओमनिवोरस कैटेगरी में आएगा, पौधों और जानवरों दोनों का सेवन करता है, इसीलिए इसे ओमनिवोरस कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे 2023 का पेपर कंप्लीट होता है। अब 2022 के कुछ क्वेश्चंस हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखो पूछा क्या गया है, जब पतला हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके सामने, ठीक है, HCl आपके सामने है, पतला क्यों कहा गया है, क्योंकि इसमें कुछ मात्रा में पानी ऐड किया गया, डिल्यूट इसको कर दिया गया है कंसंट्रेटेड से। तो HCl के अंदर लोहे के बुरादे मिलाए गए हैं। HCl सॉल्यूशन यहाँ पर है, यहाँ पर लोहे का थोड़ा सा जो बुरादा है, आयरन फिलिंग जो है वो ऐड किया गया है। तो क्या ये रिएक्शन होगी क्या, देखो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनेगा, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड बन जाएंगे। ठीक है, कोई अभिक्रिया नहीं होगी, आयरन, लवण और पानी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रिएक्शन पॉसिबल है कि नहीं, पहले हम वो तो कंफर्म कर लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कि लोहा और हाइड्रोजन में से कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है,
लोहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स कि ये क्लोरीन को अपने साथ लेकर आ जाएगा। मतलब ये आपको याद आ रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई कि यहाँ पर ए बी जो है वो सी के साथ क्रिया कर रहा है, तो बी सी के साथ जुड़ गया, ए यहाँ पर अकेला रह गया, उसी प्रकार से रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, FeCl2 आयरन क्लोराइड फेरिक क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगी। बस आप चाहे तो इसको बैलेंस कर लो, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस आपको मिल गई और आयरन क्लोराइड आपको यहाँ पर मिल गया। अगर आपको मेटल नॉन मेटल का वो वाला क्लास याद आ रहा है तो आपको याद आ गया होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जब कोई मेटल किसी एसिड के साथ, यानी कि जब धातु अम्ल के साथ क्रिया करती है तो वो अपने क्लोराइड यहाँ पर बना देती है और क्या कर देती है, हाइड्रोजन गैस को यहाँ पर रिलीज कर देती है। मतलब यहाँ से अपने वो क्या करेगी, सॉल्ट बना देगी और क्या कर देगी, हाइड्रोजन गैस को रिलीज कर देगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर HCl की जगह H2SO4 भी हो सकता था, सल्फ्यूरिक एसिड भी हो सकता था, तो यहाँ से क्या बन जाता, FeSO4 बन जाता और उस केस में भी क्या होता, आपकी हाइड्रोजन यहाँ से अलग हो जाती। तो मेटल प्लस एसिड इन दोनों के रिएक्शन से हमेशा सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमको मिल गई और आयरन क्लोराइड यहाँ से मिल गया। ये ऑप्शन गलत है, आयरन हाइड्रोक्साइड, क्योंकि OH वाली चीज तो यहाँ पर कहीं से कहीं तक है नहीं। अभिक्रिया पॉसिबल है क्योंकि लोहा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये Cl को अपने साथ लेकर आ जाएगा। आयरन का लवण और पानी तो बन ही नहीं रहा, तो ये वाली चीज गलत हो जाएगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाईली रिएक्टिव मेटल यहाँ पर कौन सी है, तो आप जरूर से 5 मिनट सेशन में शॉर्ट ट्रिक को यूज करें, है ना, जिसमें हमने ये पढ़ा था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी केयरलेस जेब्रा इंस्टेड आई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। यहाँ पर हर एक लेटर अपने आप में एक एक मेटल को बता रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा, एक ही लिखती हूँ, ठीक है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग, है ना, मी, है ना, ये एक नॉर्मल अपना लेटर वाली चीज हो गई, है ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी से अपन इसको समझते हैं। तो पी से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो सबसे ऊपर है वो हाईली रिएक्टिव होगा प्रकृति में। पी से हमारा पोटेशियम यहाँ पर हो जाएगा। एस से अपना क्या हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर हो जाएगा। सी ए से अपना कैल्शियम यहाँ पर हो जाएगा। एम, मी, है ना, मी से क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जैसे जैसे आप नीचे आते जाएंगे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज बनती जाएगी, ठीक है। तो उसको लाइन से याद रखने का ये तरीका है। अब आप देखो यहाँ पर सोना दे रखा है, गोल्ड दे रखा है, सिल्वर दे रखा है, एजी और कॉपर यहाँ पर दे रखा है, तो डेफिनेटली इन चारों में से सोडियम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उससे कम कॉपर हो जाएगा। और सिल्वर और गोल्ड ऐसे की प्रकृति में क्रियाशील है ही नहीं, ये मुक्त अवस्था में यहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये दोनों तो लिस्ट रिएक्टिव से भी नीचे आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव क्या हो जाएगा, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, पानी हवा सबके साथ क्रिया कर लेता है, इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है, कैरोसिन के अंदर स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बर्डिंग के द्वारा जो अलैंगिक प्रजनन होता है वो किसके अंदर होता है। अभी अपन ने अमीबा के लिए देखा था, अमीबा द्विविखंडन यहाँ पर करता है, तो ये चीज हटा दो। और लेशमानिया भी द्विविखंडन यहाँ पर करता है, इसको आप हटा दो। प्लाज्मोडियम मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पर करता है, मतलब जब ये विखंडित होता है, इसका नाभिक विखंडित होकर अलग अलग संतति को यहाँ पर उत्पन्न कर देता है, तो मल्टीपल फ्यूजन यहाँ पर होते हैं, मतलब मल्टीपल बच्चे यहाँ पर उत्पन्न होंगे। अब यहाँ पर एक ही ऑप्शन बच रहा है कि यीस्ट जो हो गया, हाइड्रा जो हो गया, वो बडिंग के थ्रू क्या करते हैं, अपनी नई संतति को उत्पन्न करते हैं। जैसे कि हमने ये देखा कि ये एक हाइड्रा का पौधा यहाँ पर हो गया, ठीक है, इसमें धीरे धीरे इस तरीके से बर्ड उत्पन्न होंगे, जैसे ये परिपक्व मैच्योर हो जाएंगे, ये अपने आप में क्या होंगे, एक नई संतति को उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करेंगे, निम्नलिखित में से कौन मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं। 2025 में मैंने आपको बोला था सेम क्वेश्चन पूछा गया है, सेम ही ऑप्शन थे, ओवरी, यूट्रिस, वास डिफरेंसेस, फेलोपियन ट्यूब। तो इसमें से वास डिफरेंस जो है ये किसके अंदर आ जाता है, मेल पार्ट के अंदर आ जाता है, ओवरी, अपना यूट्रिस एंड फेलोपियन ट्यूब, ये तीनों ही फीमेल बॉडी पार्ट का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, लेंस की शक्ति यहाँ पर क्या होगी, लेंस की जो पावर होती है वो क्या होती है, लेंस की पावर को हमेशा मेजर किया जाता है डायोप्टर के अंदर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी डिस्टेंस के लिए होता है। डायोप्टर बेसिकली क्या करता है, लेंस की पावर को यहाँ पर मेजर करता है, जो लेंस की फोकल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ पर होगा। P इज इक्वल टू 1/f होता है, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए, तब जाके आपकी जो पावर निकलेगी वो काय में आएगी, डायोप्टर में आएगी, ठीक है। तो ये हमारा प्रकाश वाले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, मानव नेत्र वस्तु की जो प्रतिमा है उसको कहाँ पर बनाता है। प्रीवियस पेपर में हमने क्वेश्चन देखा था कि जो आई लेंस है उसको फोकस करने के लिए कौन सी मांसपेशियां यहाँ पर कार्य करती है, उसको फोकस करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो हमने बोला था पक्षावी, सिलियरी मसल्स के द्वारा किया जाता है, राइट। तो मानव नेत्र में वस्तु की जो प्रतिमा होती है वो कहाँ पर बनती है, कॉर्निया, आइरिस, पुतली या फिर रेटिना पर। तो हमेशा ध्यान रखना प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पर बनता है, पीछे की साइड आंख के पीछे रेटिना पर यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। कॉर्निया ट्रांसपेरेंट पारदर्शी हिस्सा होता है, आइरिस हमारा रंगीन हिस्सा यहाँ पर हो जाएगा,
प्यूपिल जो होता है बिल्कुल सेंटर वाला पार्ट यहाँ पर होता है। तो आइरिस क्या करता है, जब प्रकाश की रोशनी कम ज्यादा होती है तो वो आइरिस जो होता है हमारे प्यूपिल को एडजस्ट करके उस रोशनी को आंख में प्रवेश करने देता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा रेटिना के ऊपर। ये चीज क्लियर हो गई, आप चाहे तो इस डायग्राम से एक बार देख सकते हो। ये आईलिड मतलब आंखों के ऊपर वाला जो ढक्कन हमारा यहाँ पर हो गया। स्क्लेरा हमारा व्हाइट द्रव यहाँ पर होता है, सफेद द्रवी पदार्थ यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये वाला हिस्सा आप देख सकते हो, ये वाला हिस्सा जो कलरफुल होता है, किसी का ब्लू किसी का ब्लैक, अलग अलग हल्का हल्का डिफरेंट कलर रहता है। ये वाला हिस्सा आपका प्यूपिल हो गया, और इसके ऊपर जो पूरा एक ट्रांसपेरेंट कवर होगा वो चीज क्या हो जाएगी, यहाँ पर आप देखो ये वाला हिस्सा कॉर्निया हो जाएगा। ठीक है, प्रकाश की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो जो सिलियरी मसल्स होती है वो यहाँ पर क्या कर रही होती है, हमारे जो प्रकाश की मात्रा है उसको कंट्रोल करके चलती है। ठीक है, ये वाली चीज आप देख सकते हो, ये वाला जो हाईलाइट किया है ना। और जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ पर बन रहा है, रेटिना के ऊपर यहाँ पर बन रहा है। ये वाला हिस्सा हमारा रेटिना होता है, यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बनता है, जो ऑप्टिक नर्व सिस्टम के थ्रू हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है, ये फिर से पूछा गया क्वेश्चन प्रीवियस वाले, कि फोकस दूरी में जो परिवर्तन होता है वो किसके द्वारा होता है, वो सिलियरी मसल्स के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, यही वाला क्वेश्चन। अगला देखिएगा, जीवाश्म ईंधन कौन सा है, इन चारों में से जीवाश्म ईंधन जो हजारों साल पुराने, जो पूरी प्रोसेस यहाँ पर होती है कि पृथ्वी के अंदर हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के कारण वो चीज बनी है, तो इन चारों में से फॉसिल फ्यूल कौन हो सकता है, कोयला पेट्रोलियम यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, लाखों वर्ष लग जाते हैं इनको बनने में। ठीक है, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, चलिए 2021 के कुछ पेपर के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि 5 साल का जो हमारा टारगेट है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। एक विलियन कुचले हुए अंडे के छिलकों से अभिक्रिया करके एक गैस देता है, वो गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है, तो उस विलियन में क्या उपस्थित है। देखो, इसने हमको ये नहीं बोला कि वो क्या है, तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है, एक विलियन है। अंडे के छिलके बेसिकली क्या होते हैं, संगमरमर बेसिकली अंडे के छिलके होते हैं, उनमें होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ पर हो गया। यहाँ से हमको कोई एक गैस मिलेगी, हमें नहीं पता वो गैस कौन सी होगी, लेकिन जब उसको चूने के पानी में यहाँ पर मिलाया जाएगा तो वो चूने के पानी को भी क्या कर देगी, यहाँ पर दूधिया कर देगी। तो उस गैस के बारे में हमको बताना है, सॉरी उस विलियन के बारे में हमको बताना है कि वो जो विलियन है वो विलियन यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप पहले ट्राई कर सकते हो, ऑप्शन फिल करके देख सकते हो। तो चलो अपन पहले ऑप्शन फिल करके देख लेते हैं। तो हमको एक एसिड यहाँ पर दिख रहा है जो मोस्ट कॉमन यहाँ पर, ये तो नमक हो गया। ठीक है, एक बार अपन HCl से क्रिया करवा के देखते हैं। तो देखो यहाँ से क्या बन जाएगा आपका CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर बन जाएगा। एक गैस हमको यहाँ पर मिल जाएगी, क्लोरीन गैस यहाँ पर हो जाएगी। सॉरी, क्लोरीन तो यहाँ से हो गया, CaCl2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, यहाँ से जो अपन को गैस मिलेगी वो कौन सी गैस मिल जाएगी, CaCl2 हो गया। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CO2 गैस मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, H2O यहाँ पर हो जाएगा। अब इसने बोला है कि ये जो गैस है ना, ये गैस क्या कर रही है, हमारे चूने के पानी को यहाँ पर दूधिया करने का कार्य करेगी। ठीक है, चूने का पानी आगे दूधिया हो गया। इसने पूछा था कि ये जो विलियन है ये क्या है, तो ये विलियन हमारा क्या हो जाएगा, HCl यहाँ पर हो जाएगा। तो यहीं से हमको अपना आंसर मिल गया कि ये जो विलियन है वो क्या है, ये विलियन हमारा HCl हो गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। तो अपना मेन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया कि ये जो गैस है वो CO2 है, जिसने क्या करा, चूने के पानी को दूधिया भी कर दिया, और यहाँ से जो विलियन हमने यूज करा वो क्या हो जाएगा, HCl यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, डन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक नाम आप याद रख लेना, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होता है, यही संगमरमर का, यही अंडे के छिलके का हो जाएगा। CaO कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पर होता है, जिसे क्विक लाइम यहाँ पर कहा जाता है ना, क्विक लाइम इसे यहाँ पर कहा जाता है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन स्लैग्ड लाइम यहाँ पर कहते हैं, है ना, स्लैग्ड लाइम इसे यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें, इन्हें आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, एथेन जिसका अणुसूत्र C2H6 यहाँ पर, इसमें कितने सहसंयोजक बॉन्ड यहाँ पर पाए जाएंगे। देखो फॉर्मूला छोटा है तो आप आसानी से बनाकर देख सकते हो कि 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन आपको यहाँ पर क्या करनी है, इसके साथ अटैच करनी है। ठीक है, ये हाइड्रोजन अपन ने यहाँ पर अटैच कर दी। बट क्या हो इफ हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन नॉन डेकेन ऐसी कुछ चीजें दे रखी और उसमें हमसे बॉन्ड पूछे गए। तो देखो इसके तो पहले अपन काउंट कर लेते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ पर हो गया, 2 3 4 5 6 7, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड हो गए इसके अंदर अपने 7। यहाँ से जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बट इन केस
हेप्टेन, ऑनेन, नॉनेन, डेकेन, ऐसे कुछ नंबर्स दे दिए, ऐसा कुछ नाम दे दिया, तो वहां पर आप ऐसे बनाकर नहीं देख सकते। तो आपको एक छोटा सा शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज करना है, दैट इज C2H6 यहाँ पर दे रखा है। 6 + 2 कितने हो जाते हैं? 8 यहाँ पर हो जाते हैं। आपको बस 8 ना करते हुए इसमें से एक माइनस कर लेना है। ठीक है, हमेशा आपको क्या करना है, इसमें से एक माइनस कर लेना है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर नंबर दिया C6H14 यहाँ पर दे दिया, है ना, हेक्सेन का मैंने बोल दिया। अब मैंने आपको बोला कि चलो इसमें से मुझे टोटल जो अपने बॉन्ड है, ठीक है, वो यहाँ पर निकाल कर बताओ कि इसमें कितने सहसंयोजक बंध यहाँ पर पाए जाएंगे। आप कैसे 6 कार्बन बनाने बैठोगे, फिर उसके ऊपर हाइड्रोजन को अटैच करोगे क्या? नहीं, आपको 14 और 6 को यहाँ पर जोड़ लेना है, 20, उसमें से एक माइनस कर देना है। तो 20 में से एक गया तो कितना बचेगा? 19। तो इसमें कितने बॉन्ड पाए जाएंगे? 19। और बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि जब आप कार्बन कार्बन को जोड़ रहे हो तो सिंगल बॉन्ड लगा रहे हो, तो इन दोनों के लिए एक ही बॉन्ड कंसीडर होगा। इसी तरीके से जब आप 6 कार्बन को जोड़ोगे तो उनके बीच में जो बॉन्ड पाए जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 5। 3 2 5 और एक 6 कार्बन यहाँ पर हो गई, तो इनका एक बॉन्ड कम पड़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5, तो 6 कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 5 बॉन्ड होते हैं। तो जितने भी नंबर आप ले रहे हो, और हाइड्रोजन का तो एक एक हाइड्रोजन का एक एक बॉन्ड होगा, तो जितने भी नंबर ले रहे हो उनका सम करके एक माइनस कर दो। इसीलिए जो अपन ने एथेन लिया, C2H6 लिया, तो 2 + 6 करके उसमें से अपन ने क्या करा? एक को माइनस कर दिया। सेम एज इट इज आप ब्यूटेन का भी कर सकते हो, C4H10 का कर सकते हो। कार्बन कार्बन में 3 बॉन्ड यहाँ पर होंगे, ठीक है, या फिर 10 + 4 कितने हो गए? 14 यहाँ पर हो गए, उसमें से एक माइनस कर दो, तो 13 बॉन्ड यहाँ पर पाए जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली किसी भी बॉन्ड को निकाल सकते हो। अगला देखिएगा, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं होगा? आवर्त सारणी में जब भी बाएं से दाएं जाया जाता है तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? देखो, दो चीजें बनती है, या तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो या ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हो। तो तत्वों का धात्विक गुण यहाँ पर कम होता जाता है क्या? मतलब उनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है क्या? ठीक है, तो जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं यहाँ पर पीरियड में आगे की साइड बढ़ते जाएंगे, तो आप देखो कि जैसे जैसे हम लोग एक एक वर्ग को क्रॉस कर रहे हैं, है ना, ये वर्ग 1 हो गया, वर्ग 2, ऐसे करके अपन 18 तक पहुंचेंगे। तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, पहले आपको धातुएं मिलेगी, ठीक है, फिर आपको उपधातुएं यहाँ पर मिलेगी, धीरे धीरे आपको क्या मिलने लग जाएगी? अधातुएं आ जाएगी, उधर कार्बन, फ्लोरीन और ये सब सारी चीजें आ जाएगी। तो धात्विक गुण कम होता जाता है क्या? तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया? ट्रू यहाँ पर हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आवर्त में, ठीक है, बाएं से दाएं जैसे जैसे आप जाते जाओगे, एक एक आवर्त के अंदर आप देखोगे, एक एक पीरियड के अंदर आप देखोगे, तो एक एक प्रोटॉन का नंबर बढ़ता जाएगा। दैट मीन संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो भी यहाँ पर क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ से क्या हो गया? ट्रू हो गया। ठीक है, परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देते हैं। अब आप देखो कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, यहाँ पर क्या होगा? ये आपके कक्ष है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे, चाहे कितने भी नंबर ऑफ कक्ष यहाँ पर हो। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पर इनका जो नाभिक से जो बंद होगा, परमाणु त्रिज्या डिक्रीज होती है। ठीक है, जैसे जैसे आप आवर्त में आगे बढ़ते हो, हमारी एटॉमिक रेडियस क्या होगी? डिक्रीज होगी। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होना, दैट मीन्स कि परमाणु नाभिक से बहुत मजबूती से बंधे हुए हैं, तो उनको निकालकर अलग करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पर होता है। तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देगा क्या? नहीं। परमाणु को इलेक्ट्रॉन को देने के लिए, इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। वन लास्ट ऑप्शन, ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते जाते, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, क्योंकि आपने देखा कि पहले धातु है, फिर मेटेलॉइड्स आ जाएंगे, फिर अधातुएं यहाँ पर आ जाएगी, तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, माध्यम कैसा होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। उनके जो ऑक्साइड्स है, ठीक है, वो कैसे होते जाएंगे? अम्लीय यहाँ पर होते जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? ट्रू होगा। हमसे पूछा था कौन सा कथन गलत है, तो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं खो पाते, क्योंकि वो नाभिक के साथ जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं, वो नाभिक के साथ मजबूती से जुड़ते जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पद परिपथ में विद्युत शक्ति को प्रदर्शित नहीं करेगा? मतलब पावर के लिए पूछा है। पावर के 3 फॉर्मूला होते हैं, ठीक है, आपने कोई भी एक याद कर रखा हो तो देखो, P इज इक्वल टू क्या होता है? VI यहाँ पर होता है। और ओम का नियम क्या कहता है? V इज इक्वल टू आई आर यहाँ पर कहता है। तो बस एक एक जगह वैल्यू रखते जाओ। V की जगह आप आई आर रख दो, तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर एक फॉर्मूला हो जाएगा। I की जगह V बाय आर रख दो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। ठीक है, तो वी आई हो गया, आई आर जैसा कुछ नहीं होता है। आई स्क्वायर आर हो गया, V स्क्वायर बाय आर हो गया, तो आई आर जैसा कोई फॉर्मूला नहीं होगा। V इज इक्वल टू आई आर, तो ओम का फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा। पावर में आई आर कुछ नहीं होता है, आई स्क्वायर आर यहाँ पर होगा। ठीक है,
तो विद्युत शक्ति को कौन प्रदर्शित नहीं करता है, तो IR यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करेगा। बाकी के बचे हुए तीनों फॉर्मूला आपके पावर के हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 को देखिएगा, क्या पूछ रहा है कि एक लंबे सीधे विद्युत तार के पास चुंबकीय क्षेत्र किस तरीके से बनता है। एक लंबा सीधा तार है, अपन को इसके आसपास क्या बनाना है, चुंबकीय क्षेत्र बनाना है। तो आप यहाँ पर दाएं अंगूठे का नियम लगा लो, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम लगा लो, जस्ट लाइक कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो अपन क्या बोलते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, जिस साइड आपकी उंगलियां मुड़ रही है उस साइड यहाँ पर होगी, आपकी उंगलियां अंदर की साइड मुड़ रही है तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इनसाइड आउट यहाँ पर होगी, ठीक है। तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र रिप्रेजेंट होता है, ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये कैसा होगा, ठीक है। तार के लंबवत सीधी रेखा है, चुंबकीय क्षेत्र भी इस प्रकार का होगा क्या, जैसा आपका तार है। तार के समांतर सीधी रेखाएं हो सकती है, मतलब इस तरीके से हो सकती है। तार से निकलती हुई कोई त्रिज्यीय रेखाएं यहाँ पर हो सकती है, या फिर तार के केंद्र बनने वाली संकेंद्रित वृत्त रेखाएं, मतलब सेंटर सर्कल हो सकता है। तो डेफिनेटली ये होगा आपका सेंटर सर्कल। कैसे होता है तो आप ऐसे समझ सकते हो, है ना। ये अपन ने अंगूठे का नियम लगाया, उंगलियां जिधर मुड़ रही है वो आपकी क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और ये किस तरीके से बनाएगी, एक संकेंद्रित वृत्त को यहाँ पर बनाती है, ठीक है। तो डायरेक्शन को आप इस तरीके से निकाल सकते हो, और जिस प्रकार का फील्ड होगा वो कैसा हो जाएगा, आपका सेंट्रल फील्ड यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने 2021 से लेकर 2025 तक के सारे पेपर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे वन बाय वन करके कंप्लीट कर लिया। अब आपको समझ में आ गया, अगर कुछ कॉमन टॉपिक्स यहाँ पर पूछे गए इसका कंटिन्यूस आपने क्वेश्चन देखा, एक केमिकल रिएक्शन वाला क्वेश्चन था, एक ह्यूमन आई से आपका क्वेश्चन था, चाहे वो सिलियरी मसल्स का हो, रेटिना का हो, प्यूपिल का हो, हर साल ऑलमोस्ट आपने देखा ही है उस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये दो टॉपिक तो बिल्कुल ऐसे है कि आपको कर ही लेना है। एक ये जो हमारी रिप्रोडक्शन वाला क्वेश्चन था, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वाला, वो भी आपने दो जगह सेम क्वेश्चन देखा, ठीक है। एक हमारा अमीबा यीस्ट में जो प्रजनन का तरीका होता है वो कैसा होता है। ये चार क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन 5 सालों में रिपीटेड पूछे गए, तो इसको आप बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट रहता है, किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत है, तो डेफिनेटली आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है। सो आज के सेशन को यहीं ओवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।